नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोटपुतली से, क्योंकि वहां से बड़ी खबर है। करीब बताया जा रहा है 18 घंटे से बोरवेल में मासूम चेतना फंसी हुई है। 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है फेल। कल खेलते वक्त बच्ची बोरवेल में गिरी थी। 3 साल की मासूम बच्ची है जिसका नाम चेतना है। कल खेलते वक्त बोरवेल में गिर गई थी। ये सबसे पहले खबर न्यूज 18 राजस्थान ने ही ब्रेक की थी कोटपुतली से। और जब हमने ये खबर बताई थी तब तो जो प्रशासन है वो मौके वारदात पे पहुंच रहा था, जहां पर बोरवेल में वो बच्ची गिरी थी। प्रशासन तक वहां पर नहीं पहुंचा था थोड़ी देर के बाद। लेकिन 2 बार इसमें बड़ी बात है कि 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो फेल हुआ। 18 घंटे बीत चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उस मासूम बच्ची को निकाला नहीं जा सका है। मात्र 3 साल की है। 3 साल की बच्ची फंसी हुई है बोरवेल में। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 घंटे से ज्यादा का वक्त लगभग बीत चुका है। और इस दरमियान बच्ची की मना स्थिति क्या होगी। बोरवेल में वो फंसी हुई है, 3 साल की है, और उस जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ बच्ची नहीं पा रही होगी। हालांकि प्रशासन बच्ची की सांसों पर और बच्ची के मूवमेंट पर पूरी नज़र बनाए हुए है। बच्ची को ऑक्सीजन मिलती रहे, इसके बारे में पूरे पर्याप्त वहाँ इंतजाम किए जा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये जो बोरवेल के अंदर कैमरा डाला गया है उससे ली गई ये फुटेज थी जो आप देख रहे थे। बच्ची का मूवमेंट उसमें कैद हुआ है। और यही वजह है कि प्रशासन के हाथ पैर जो हैं फूले हुए हैं, क्योंकि बच्ची को निकालना बेहद ज़रूरी है। 18 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। मूवमेंट बच्ची कर रही है, ये राहत भरी खबर ज़रूर निकल कर सामने आ रही है। और ऑक्सीजन भी पहुँचाई जा रही है, सारे इंतज़ाम वहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो चुका है। बच्ची को निकालने के प्रयास किए जा रहे थे और इस दरमियान 2 बार ऐसा वक्त आया जब ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि बच्ची को निकाल लिया जाएगा। हालांकि कामयाब नहीं हो सका प्रशासन, और इस वजह से वहां पर बड़ी संख्या में अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बता दें, इसके पहले दौसा में 5 साल का बच्चा गिर गया था। वहां पर भी जेसीबी एलएनटी मशीनें खुदाई कर रही थी, लेकिन क्योंकि 150 फीट वो भी बच्चा नीचे गिरा था, इस वजह से उसको दूसरा जो ऑपरेशन, जो रिंग ऑपरेशन फंसा के निकाला जाता है, उससे वो निकाला जाएगा। और वही तकनीक यहाँ पर भी अडॉप्ट की जा रही है। आप देखिए, टाइम से बचेगी नहीं, पर इस आंकड़े से हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आंकड़ा कहीं लग गया बच्चे के यहाँ, तो आपको या हमारे प्रति दिक्कत तो नहीं करोगे, मगर सर कौन करे ये कहा। इसके बाद आपने क्या उनसे क्या कहा और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ भी हुआ, आंकड़ा दिया उनसे, कुछ बोले हुई को कुछ भी को नहीं। एक बार जयपाल कोई छोरो जोवाया खजो, मेरी बात ने जब पहली मान ली नहीं तो मैं पहली काट दी छोरी ने, पर मेरी बात ने कौन मानी। बोले या टीम बोले मेरी, मैं तो प्राइवेट छू। बोले ठीक है, हरकत कती को ना अड़ तक गाड़ा तक माटी आ रही से, ये दे बासे माटी चढ़ी छोरी का गला था आगे माटी टोपी दिख रही है बस। और वह जो कुंदी राड़ घेर रहा है ना, वह गल को नहीं सकत, साइड में कत जगी को नहीं जा पाई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर जुड़ चुके हैं। 18 घंटे बीत चुके हैं हीरालाल, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्या कुछ अपडेट्स बताएंगे इसमें? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 18 घंटे का समय बीत चुका है। लगातार एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। 18 घंटे के बाद भी रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिल पाया, लेकिन लगातार प्रशासनिक अधिकारी और जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार बच्ची को बाहर सकुशल निकालने का जो रेस्क्यू है वो लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा इस प्रकार से रेस्क्यू टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार रेस्क्यू के प्रयास कर रही है बच्ची को सकुशल निकालने की। क्योंकि बताया जा रहा है कि रात भर जो रेस्क्यू चला है उसमें जो गड्ढे में इक्विपमेंट डाले जा रहे थे, लोहे की रोड डाली जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं जो बच्ची के आसपास मिट्टी जो कट के इकट्ठा हो गई, जिससे रेस्क्यू जो इक्विपमेंट है उसको डालने में परेशानी हो रही है। तो अब एक नई टेक्निक लगाई जा रही है कि एक लोहे की सीधी रोड है जो उस गड्ढे में डाली जा रही है। उस बच्ची के आसपास जो मिट्टी का भराव हुआ है उस मिट्टी को हटाने का प्रयास जो टीम द्वारा किया जा रहा है, ताकि मिट्टी हटाने के बाद बच्ची को एक कुंदे से पकड़ के और उस रस्सी के सहारे से बाहर निकाला जा सके। लगातार एसडीआरएफ की टीम है जो प्रयास में जुटी हुई है। यहाँ पे रुकिएगा जरा, ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि जो पहले प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता था, जिससे निकालने की कोशिश की जाती है, उससे मिट्टी बच्ची के आसपास भर गया है, तो क्या बच्ची को उससे नुकसान नहीं हो रहा है?
जी हमारे एसडीएफ के अधिकारियों से बात हुई है। उनका कहना है कि बच्ची मूवमेंट कर रही है, लगातार बच्ची से जो प्रयास है, जो एसडीआरएफ की टीम वो एल बेंड का जो एक लोहे का जो रोड था वो अंदर उसमें डाला गया था और बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास था वो किया गया था। लेकिन जो मॉइस्चराइजर है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ओस लगातार गिर रही है, तो गड्ढे में कहीं ना कहीं जो गीली मिट्टी होने की वजह से उस बच्ची के आसपास हो गई। तो बताया जा रहा है कि बच्ची के जो धड़ है वहां तक मिट्टी का भराव हो गया है, केवल बच्ची का सिर ही जो मिट्टी से ऊपर बताया जा रहा है। अब एहतियात के तौर पे है जो एसडीआरएफ की टीम है, जो एक लोहे की सीधी जो रोड है वो उस गड्ढे के अंदर डालकर उस मिट्टी को हटाए जो प्रयास है वो लगातार कर रही है। उसके बाद बच्ची को रेस्क्यू किया जाएगा। हालांकि जो एसडीआरएफ की टीम के अधिकारी, उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है प्रशासनिक अधिकारियों को कि जो पाइलिंग मशीन है वो मौके पे बुलाया जाए और पाइलिंग मशीन की सहायता से पैरेलल एक गड्ढा बनाकर और उस बच्ची के लिए रेस्क्यू किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब तक प्रशासनिक अधिकारी उस अधिकारियों ने उनको अभी तक परमिशन की इंतजार है, उसके बाद ही पाइलिंग मशीन के ऊपर मतलब 18 घंटे बीत चुके हैं, बच्ची का सिर्फ सर दिख रहा है, उसके मासूम मासूम हाथ दिख रहे हैं, पूरी बॉडी उसकी मिट्टी के अंदर है और अभी तक परमिशन तक नहीं ग्रांट की गई है। जरा बात करिए अधिकारियों से आप जो आपके पीछे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, मेरे साथ मैं रवि कुमार जी, एसडीआरएफ के अधिकारी रवि कुमार जी, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँ। किस प्रकार से आपका रात पर जो रेस्क्यू है 15 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई? देखिए, सफलता निर्भर करती है परिस्थिति पे कि परिस्थिति किस प्रकार की है। अगर हमारे वश में परिस्थिति होती है तो हम नहीं चाहते कि डिले करें। हम बच्चे की जान बहुत कीमती है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकाल पाएँ। क्या प्रयास आपके द्वारा किया जाए, क्योंकि रात भर से आप लोग इस बचाव कार्य में जुटे हुए हैं? देखिए, हम हर तरीके से जो परिस्थिति है, बच्चा जिस तरीके से फंसा हुआ है, उस परिस्थिति के हिसाब से हमने अलग अलग प्रकार के जुगाड़ तैयार किए, अलग अलग प्रकार के हमने इम्प्रोवाइज्ड जुगाड़ तैयार करके हमने कोशिशें की, लेकिन कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पा रही है। क्योंकि जिस परिस्थिति में बच्ची फंसी हुई है, उस परिस्थिति में किसी भी जुगाड़ को अंदर पहुंचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। पर फिर भी हम लगातार नए से नए इम्प्रोवाइज तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। पाइलिंग मशीन बुलाने की भी आपके द्वारा जो है एक ऑप्शन दिया गया है? जी, हमने प्रशासन से बात करी है, हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है कि हम अपने स्तर पर प्रयास जारी रखे हुए हैं और प्रशासन से हमने रिक्वायरमेंट दी है कि एक पाइलिंग मशीन अगर साथ में आ जाती है तो थोड़ा और हमें। हीरालाल, जरा पूछिएगा प्रशासन को कब अवगत कराया गया, इनके जरिए कितना समय बीत चुका है इस प्रकार के आपके प्रशासन को बताए हुए? आपने प्रशासन को कब अवगत कराया? पाइलिंग मशीन का जो ऑप्शन है वो कब आपने दिया और कितना समय उसको लग चुका है? जी, एक्चुअली हमने अभी रात को ही हमने उनको अवगत कराया था और उन्होंने अपने स्तर पे प्रयास करने शुरू कर दिए थे। और देखिए, पाइलिंग मशीन एक्चुअली आसपास में अवेलेबल भी नहीं है, दूर से आएगी और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो हो सकता है कि उस वजह से डिले हो रहा हो। बाकी ये प्रशासन स्तर का मामला है तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो पाइलिंग मशीन आने के बाद किस प्रकार से आपको रेस्क्यू करने में सुविधा मिल पाएगी, कितना आसान होगा रेस्क्यू करने में? देखिए, पाइलिंग मशीन से रेस्क्यू में आसानी इस तरीके से कह सकते हैं हम कि एक जो बोर है इसके पैरेलल हम एक और बोर बनाएंगे जो 4 से 4.5 फीट के आसपास जिसकी चौड़ाई होगी, उसके साथ हम पैरेलल ड्रिलिंग करके फिर हम एक सुरंग की तरह एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और हीरालाल, ये पूछिएगा कि क्योंकि रात का समय था तो रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके की समस्या रात में इनको देखने को मिली है, और ये भी पूछिएगा कि पोकलेन मशीन कितनी दूर से आनी है? करने के लिए प्रॉपर जगह तो मिल नहीं पा रही है क्योंकि मिट्टी वगैरह उसके चारों तरफ लगी हुई है और मूवमेंट में सिर्फ वो सिर का मूवमेंट कर पा रही है। पहले अंगुलियां भी मूवमेंट कर रही थी, लेकिन अभी हो सकता है कि वो सो गई हो या फिर हो सकता है थक के वो परेशान होकर थोड़ी देर के लिए शांत हो चुप हो गई हो। अदरवाइज मूवमेंट तो हमने नोटिस किए थे उधर से। कड़कड़ाती सर्दी का मौसम था, रात भर ओस पड़ी है, आप लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ बच्ची के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर रखा है। कितनी दिक्कतें आपको सामने आई? जी, देखिए, दिक्कतें तो सामने आती है हर तरीके से। आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, पूरी रात भर से आप भी मौजूद है। प्रशासन सारा यहाँ पे तैनात हो रखा है, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, हमारे सिविल डिफेंस है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी एजेंसीज अपने पूरे मनोयोग से लगी हुई हैं। लेकिन परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत रहें, हम हार नहीं मानेंगे और बच्चे को सकुशल बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस पाइलिंग मशीन की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ से आनी है, कितना समय उसको लग जाएगा यहाँ तक पहुँचने में? एक्चुअली इस बारे में मुझे कोई जानकारी। मुझे एक हीरालाल एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछिए कि जब एक टेक्निक इतनी स्ट्रांग नहीं है और इस तरह की वारदातें अलग अलग जिलों में होती आ रही है, तो तुरंत ही फाइलिंग मशीन को क्यों नहीं बुलाने के आदेश दे दिए जाते हैं? इंतजार क्यों किया जाता है इतने घंटों के बाद?
सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और आप बता रहे हैं कि पाइलिंग मशीन से रेस्क्यू करने में काफी आसानी होती है, तो प्रशासन तुरंत मौके पे पाइलिंग मशीन की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाता? करता है कि आप सिचुएशन कैसी है। हम पहले कोशिश करते हैं कि कम से कम संसाधन का उपयोग करके हम जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर पाएँ। तो हमारा पहला जो टारगेट होता है वो यही होता है कि एक सेफ तरीके से हम उसको निकाल पाएँ। पाइलिंग मशीन में क्या होगा, पैरेलल ड्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए संसाधन चाहिए होंगे, उसके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह उस तरीके से चाहिए होंगे। अरे हीरालाल, महज 18 घंटे बीत चुके हैं, तो प्रशासन को इनकी सोच पर बच्ची को प्रशासन अपने स्तर पे कितने टाइम में व्यवस्था हो पाती है, क्या ट्रांसपोर्टेशन का समय रहता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस घटना को तो 18 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जी देखिए, रेस्क्यू भी इस तरीके का है, बोरवेल रेस्क्यू में समय लगता है सर। ये कोई छोटा मोटा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है कि हमने हाथ दिया, बच्चे को पकड़ के खींच लिया हमने। हम खुद कभी कभी एक तरीके से ऐसा महसूस करते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन जो पेरीफेरल जो है उस बच्चे को जो फंसी हुई है वो इतना लिमिटेड है कि हम रिसोर्सेज का पर्टिकुलर उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी बच्ची की कैसी स्थिति? आप बता रहे थे कि बच्ची के आसपास है जो मिट्टी भी इकट्ठा हो गई। बिल्कुल, अब बच्चे के आसपास मिट्टी इसलिए इकट्ठा हो रही है क्योंकि हम इक्विपमेंट्स वगैरह जब अंदर डाल रहे हैं या फिर बाहर निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रगड़ की वजह से मिट्टी जा रही है। वो इतनी नहीं जा रही, लेकिन पहले जब बच्ची बता रहे कि 15 फीट पे थी और फिर नीचे गिरी, तो हो सकता है कि वो अपने साथ मिट्टी लेके गई हो साथ में। उस मिट्टी को हटाने के लिए क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं? जी, हम एक्चुअली हमने कुछ जुगाड़ वगैरह लगा के थोड़ी बहुत मिट्टी हटाई थी हमने। अभी हम कर रहे हैं, जो हमने एक नॉर्मल पत्ती जो होती है उस शेप का स्ट्रक्चर बना के हम बच्ची के पीठ के पीछे से हम थोड़ा सा गड्ढा कर रहे हैं, साइड में जगह कर रहे हैं, थोड़ा सा कुरेद के, ताकि वहां से हम इक्विपमेंट डाल सके और बच्चे को बाहर निकाल सकें। जी बिल्कुल, ये एसडीआरएफ के अधिकारी हैं रवि कुमार जी, जिनका कहना है कि एक पैरेलल एक लोहे की रोड है जो उस गड्ढे के पैरेलल नीचे डाला जा रहा है और उसके आधार पर बच्ची के पीठ के पीछे वो रोड की सहायता से जो मिट्टी जमा है उसको बाहर निकालने का, साइड में करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हाँ, ये हमने सुना। जरा अगर हो पाए तो उन्हीं अधिकारी से ये पूछेगा जो ये पत्ती की बात कह रहे हैं और जो बच्ची के पीछे उसको डाला जाएगा, तो क्या बच्ची को उससे चोट नहीं लगेगी? सेफ है वो प्रोसीजर? जी हमारे जी बिल्कुल, जो एसडीआरएफ के अधिकारी है जो रवि कुमार, उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, उनसे ये भी जानने की कोशिश की थी, जब ये रोड डाली जा रही है और मिट्टी हटाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है, तो कई बच्चे को उस रोड की वजह से चोट ना लगे। तो उनका कहना है कि इस प्रकार से पूरी एहतियात और पूरी सुरक्षा के तौर पर उस रोड को डाला जा रहा है ताकि हीरालाल, एक काम करिए, जरा सा दर्शकों को आप पूरे कहानी को और पूरे इस जो वाकया हुआ है इसे बेहतर तरीके से समझ सके। जहां पे वो बोरवेल है, जहां वो मासूम फंसी हुई है, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए, आप कैमरामैन से कहिए दिखाते रहें, और आप ये जरा बताइए कि अभी कितने फीट में बच्ची फंसी हुई है और ये जो बोरवेल है ये अंदाजन कितना गहरा बताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, वो तस्वीरें भी दिखाइए जरा सा। और लेटेस्ट सीसीटीवी भी अगर दिख पाए आपको तो दिखा दीजिए बच्ची की, क्या करंट स्टेटस है? मैं बताना चाहूंगा कि कल दोपहर में यहाँ जो बोरवेल का जो गड्ढा था उसमें से पाइप निकाले गए थे। उसके बाद जो बच्ची थी, 3 साल की मासूम बच्ची थी, वो खेलते खेलते उस बोरवेल में जा गिरी थी। उसके बाद जो परिजन थे वो मौके पे पहुंचे थे, क्योंकि उस समय बच्ची 5 से 7 फीट की गहराई में ही अटकी हुई थी। उसके बाद परिजनों ने स्वयं के स्तर पर बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया, रस्सी के सहारे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची के हाथ फिसलने से बच्ची करीबन 150 फीट नीचे जाके गहराई में अटक गई। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि वो अपनी तस्वीरों में दिखाएं कि किस प्रकार से जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार रात भर पिछले 17 घंटों से लगातार जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो प्रयास में जुटी हुई है ताकि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके, क्योंकि कड़कड़ाती धूप है, कड़कड़ाती सर्दी है, रात भर ओस भी पड़ी है। उस ओस के चलते इनको काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा लगातार, लेकिन फिर भी ये जो एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ टीम के सदस्य हैं वो लगातार जो रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। 2 बार रेस्क्यू फेल हो चुका है। एक ऑल्टरनेटिव तरीका हीरालाल इनके जरिए किया जा रहा है। फाइलिंग मशीन की अभी तक परमिशन नहीं मिली है। 150 फीट नीचे वो बच्ची गिर गई है और उसके आसपास मिट्टी दब गई है। सिर्फ बच्ची का सर और हाथ दिख रहा है। लेटेस्ट अगर सीसीटीवी अगर आपको दिखे बच्ची की जो भी कंडीशन और अगर दिखा पाए तो प्लीज दिखाइएगा हीरालाल। करंट स्टेटस बच्ची की क्या है बोरवेल के अंदर की? जी बिल्कुल, हम
जी बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे। जब सीसीटीवी कैमरे की सहायता से जब बच्ची की जो मूवमेंट है उसको देखने का जो प्रयास अधिकारी करेंगे, बच्ची का मूवमेंट हम भी दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिसमें जो एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम है, वो लगातार बच्ची को एक पैरेलल लोहे की रोड है जो नीचे गड्ढे में पहुंचाई जा रही है। जो बच्ची के आसपास जो मिट्टी इकट्ठा हुई है, जो जमा हुई है, बच्ची को किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए लगातार जो लोहे की रोड है वो नीचे पहुंचाई जा रही है ताकि बच्ची के जो आसपास मिट्टी है उसको हटाकर बच्ची को कुशल उसको सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा सके। हीरालाल, ये बताइए कि जहां बच्ची अभी जिस बोरवेल में गिरी हुई है, ये बोरवेल किसका है और यहाँ से गांव की दूरी कितनी है, यानी कि जो बच्ची का घर है उसकी दूरी कितनी है? जी मैं बताना चाहूँगा, जिस जगह ये बोरवेल है, जिस जगह ये घटना घटित है उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पे ही ये डाणी है जहाँ उनका बच्ची का घर है। मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि वो हमारे दर्शकों को वो घर दिखाए, वो डाणी दिखाए जहाँ ये बच्ची अपने परिजनों के साथ रहती थी। जो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो दृश्य है, वही घर है जहाँ जो बच्ची अपने परिजनों के साथ रहती। बच्ची कल जब दोपहर में अपने बहन के साथ जब यहाँ पहुंची, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इस बोरवेल का काम किया गया था और बोरवेल में पानी नहीं होने की वजह से यहाँ से जो पाइप थे वो कल यहाँ निकाल के बाहर निकाले गए थे। उसके बाद जेसीबी मशीन भी मंगवाई गई थी ताकि इस गड्ढे को कवर किया जा सके और गड्ढे को भरा जा सके। लेकिन उससे पहले ये जो बच्ची है, 4 साल की जो मासूम है, वो इस बोरवेल में जा गिरी और ये घटना घटित हुई। काफ़ी जो बच्ची लगातार नीचे मूवमेंट कर रही है। जो हमारे एसडीआरएफ के अधिकारी हैं उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि लगातार जो बच्ची है वो मूवमेंट भी कर रही है। ये राहत की बात है हीरालाल कि मासूम जो है बोरवेल के अंदर फंसी हुई है लेकिन वो मूवमेंट कर रही है और ये कैमरे में भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। ये राहत की खबर जरूर है, लेकिन परिवार के ऊपर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि उनके घर का मासूम बच्चा जो है इस वक्त बोरवेल में फंसा हुआ है। अभी की स्थितियां कैसी हैं? 18 घंटे बीत चुका है, उन्हें कुछ तो पता ही नहीं चल पा रहा होगा। परिजन वहां पर मौजूद हैं क्या? आप जरा बात करने की कोशिश करिएगा अगर हो तो। जी जिस जगह हम लोग खड़े हैं वहाँ प्रशासनिक अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम ही रेस्क्यू करने में जुटी है क्योंकि परिजन है उनको उस घटनास्थल से थोड़ा दूर रखा गया है। हालांकि जो परिजन है रात भर सोए नहीं, प्रशासनिक अधिकारी और टीम के साथ लगातार वो भी जागते रहे और उनकी दुआ एक ही है कि बच्ची को किसी भी प्रकार से सकुशल बाहर निकाला जा सके। और परिजनों के साथ मैं बात करूँ तो यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है वो भी रात भर यहाँ जुटे रहे थे। लोग हैं जो अलाव जलाकर तापते नजर आए। लगातार उनकी जो कोशिश थी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी लगातार वो वार्ता कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों से उनके द्वारा जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसकी जानकारी भी परिजनों तक पहुंचाई जा रही थी। परिजनों को ढांढस भी बताया जा रहा था। जो सांसद है राव राजेंद्र सिंह, जो विधायक है कोटपुतली, वो भी यहाँ पहुंचे थे। जनप्रतिनिधि जितने भी तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे। परिजनों से भी उन्होंने वार्ता की। उनको ठीक है, मुझे हीरालाल ये बताइए, बच्ची के कितने भाई बहन है? क्या अकेली बच्ची है ये या उसके भाई बहन भी हैं? दूसरी बात ये कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो पा रहा है उसकी सीसीटीवी कैमरे में देख रहे होंगे ना कि वो कैसे रॉड जा रही है। अगर आपके कैमरे के जरिए वो हम देख पाए और अगर पॉसिबल हो पाए उनके ऑपरेशन को बिना डिस्टर्ब किए तो प्लीज वो दिखाइएगा। जी जो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम जो रेस्क्यू कर रही है, जो सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार बच्ची का मूवमेंट जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है और देखा जा रहा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो टीम है वो कैमरामैन को मैं कहूँगा, लेकिन जो टीम के जो अधिकारी हैं उन्होंने मीडिया को अंदर आने से मना कर दिया है क्योंकि और जाहिर सी बात है किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना फैले। फिलहाल के लिए प्रशासन वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सार्वजनिक नहीं करता है और यही वजह है कि मीडिया को वहां से दूर रखा गया है। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूं हीरालाल कि वो तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा हीरालाल। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें पहुंचाने के लिए और जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। प्रदेश में आज 18 जिलों में बताया जा रहा है येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में घना कोहरा भी छाने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं 27 दिसंबर से प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी आसार है। तो 27 दिसंबर से प्रदेश में कड़ाके की ठंड बढ़ सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके लिहाज से किसी तरीके की कोई परेशानी लोगों को ना हो, मौसम विभाग इस पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है और मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों को
सहूलियत हो सके, लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि क्योंकि हाड़ कपाने वाली ठंड जो है वो अब पड़ने वाली है, तो ऐसे में गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, गर्म कपड़े पहने और अलाव का सहारा जरूर लेते रहें, ठंड से बचकर रहें। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 18 जिलों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। उदयपुर से कपिल और अशोक भाटी अजमेर से हमारे साथ मौसम की अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अजमेर लेकर चलते हैं। सबसे पहले अशोक, क्या स्टेटस है वेदर का वहां पर? जी बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ का असर अजमेर में भी देखने को मिल रहा है। हम सीधे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जनाना रोड की तस्वीरें हैं, जो मुख्य रोड है लोहागल को जोड़ती है। पूरी रोड जो है अभी 7 बजे मुख्य रोड है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे पूरी खाली है और आसमान में भी बादल जैसी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। घना कोहरा जो है वो अल सुबह से ही शुरू हो गया है। सर्दी से बचाव को लेकर जो है तमाम जो लोग हैं वो अलाव का सहारा यहाँ पर लेने को मजबूर हैं, गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस सर्दी के दौरान भी जो है बाहर निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी हों चाहे दूध वाले हों, वो तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं। लेकिन सर्दी से बचाव के लिए अलग अलग थड़ियों पर जो है वो भीड़ लगी रहती है। ये जो है यहाँ पर एक थड़ी है, वहां पर जो भीड़ है, इसके साथ साथ अलाव का सहारा भी जो है वो लोग ले रहे हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ जो लोग हैं, ये शास्त्री नगर चुंगी है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो सफाई कर्मचारी हो या फिर अन्य जो लोग हों, वो यहाँ पर, क्योंकि सर्दी जो है लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, ऐसे में सब सर्दी से बचने की यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और इनसे भी बातचीत कर लेते हैं जो सर्दी है उसको लेकर किस तरह से ये सोचते हैं। सर्दी लगातार बढ़ रही है, तापमान में उतार चढ़ाव है वो दिख रहा है, जो कोहरा है वो भी बढ़ रहा है। क्या मानते हैं आप? अभी आज की तारीख में सर्दी बहुत पड़ रही है साहब, कोहरा की भी थोड़ी ज्यादा है। आप सफाई कर्मचारी भी लगातार यहाँ पर रहते हैं, सफाई भी करनी होती है और इसके साथ साथ आपको सर्दी से भी बचाव किया जाना है। क्या किस तरह की सर्दी से बचाव कर रहे हैं आप? सर्दी से तो हम आग जला के बैठ रहे हैं, जाहिर सी बात है अशोक, अलाव का सहारा ये लोग लेते हुए सर्दी नजर के कारण हम परेशान हो आएंगे। रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कपिल का रुख कर लेते हैं। कपिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, बीते दिन कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं जताई गई थी और आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपके वहां क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा। आमतौर पर सर्दी का मौसम होने के चलते लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा सुबह सुबह लेते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उदयपुर पर्यटकों की नगरी है और यहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे ही कड़कड़ाती ठंड जो है वो महसूस होने लगती है और जो पर्यटक या फिर शहरवासी हैं वो सुबह सुबह अलाव का सहारा लेने के बजाय फतेह सागर झील पर पहुँचने लग जाते हैं। आप देखिए फतेह सागर झील का ये खूबसूरत नज़ारा है। हालांकि कोहरे के आगोश में अरावली की पहाड़ियां इस समय नजर आ रही है, लेकिन झील किनारे जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है। हालांकि वे सर्दी से बचाव के उपाय जरूर कर रहे हैं। बात करेंगे किस तरह से उपाय कर रहे हैं आप सर्दी से बचाव के। ये ऊनी टोपा और गर्म कपड़े पहनकर हम घूम रहे हैं यहाँ पर और पूरा सर्दी से बचाव करते हुए घूमने का आनंद ले रहे हैं। फतेह सागर झील पर आकर कैसा लगता है इस ठंडे मौसम में? ये तो स्वर्ग है सब, जिसको जो यहाँ आएगा उसको जन्नत मिल जाएगी। यहीं पे धरती पे इससे बढ़िया कोई जन्नत नहीं है। आप क्या बताएंगे? हम पिछले कई सालों से यहाँ पे फतेह सागर घूमने आते हैं। सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, हमारा फतेह सागर स्वर्ग से कम नहीं है। हम पूरे भारत देश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से कि अगर आप घूमने सवेरे, अगर आप दिन में तो बहुत घूम लेते हैं, बहुत कर लेते हैं, लेकिन अगर सवेरे आप 5:30-6 बजे का यहाँ का आनंद अगर लेंगे, सर्दी के अंदर जब फतेह सागर झील का कोहरा उठता है तो मानो धरती पे स्वर्ग आ जाता है। कश्मीर और स्विट्जरलैंड भी फेल है इसके सामने। पारा लगातार। ठीक है कपिल, क्योंकि बचाव भी जरूरी है, आप मॉर्निंग वॉक पे निकले या टहलने के लिए भी निकले, लेकिन ठंड प्रचंड पड़ रही है, पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय। और दोनों का बहुत शुक्रिया। और चलिए इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताते चले, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज है। आज केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज राजस्थान के लिए, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई थी। सरकार के कामकाज पर गृह मंत्री के साथ बातचीत की गई थी, क्योंकि सरकार को 1 साल लगभग पूरा होने वाला है और इस बीच लगातार राज्य सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको धरातल पर किस तरीके से उतारा जा रहा है, इसकी वानगी पेश करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर रही है और यही वजह है कि दिल्ली के दौरे पर है। सरकार के संभावित विस्तार फेरबदल पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। फिलहाल जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो रुके हुए थे। इस वक्त की ये सियासी गलियारों से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये बीती दिन की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे देखिए मेरे साथ 30 मिनट 50 जिले। नमस्कार।